नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं सुबह की 100 खबरें। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर नगरीय निकाय के रण से जुड़ी। 8 जिलों के 11 निकायों में निकाय उपचुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। जयपुर, अलवर, बूंदी, जालौर में वोटिंग, नागौर, राजसमंद, सिरोही, टोंक में वोटिंग शुरू हो गई है। शाम 5:30 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया जारी रहेगी। वोटिंग सेंटर्स पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नगरीय निकाय का रण, 8 जिलों के 11 निकायों में उपचुनाव। जयपुर, अलवर, बूंदी, जालौर, नागौर, राजसमंद, सिरोही, टोंक में वोटिंग जारी। शाम 5:30 बजे तक 5:30 तक मतदान प्रक्रिया जारी रहेगी। वोटिंग सेंटर्स पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ी खबर। लवली वधवा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। लवली, वोटिंग चल रही है, 8 जिलों में शुरू हो चुकी है वोटिंग। क्या कुछ व्यवस्थाएं, क्या कुछ तस्वीरें शब्दों के जरिए बता सके आप? देखिए, पूरे प्रदेश के जो 8 जिले हैं उनके 11 निकायों में मतदान का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। उपचुनाव यहाँ पर आयोजित हो रहे हैं। आपको बता दें कि जयपुर शहर के जो हेरिटेज नगर निगम के 2 वार्डों के अंदर वार्ड नंबर 57 और 97 में मतदान जो है वो यहाँ पर चल रहा है, जबकि अलवर में 1 वार्ड, केतराय पाटन में भी 1 वार्ड और भीनमाल, जालौर जिले का जो भीनमाल है वहां पर भी 1 वार्ड और मकराना के 1 वार्ड और नाथद्वारा के अंदर भी 1 वार्ड और सिरोही में भी 1 वार्ड। इसके अलावा टोंक नगर परिषद के 2 वार्डों में उपचुनाव का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। 7:30 बजे से जो मतदान की प्रक्रिया है, जो मतदान का दौर है वो शुरू हो चुका है। कुछ स्थानों पर जो है वो मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला जो है, उनकी पहुंचने की तस्वीरें जो है वो भी हम तक पहुंची है। कुल मिलाकर यही है कि इन सभी निकायों के अंदर जो कोविड का जो दौर चला, उस कोविड के दौर में कई पार्षदों ने अपनी जान जो है वो गंवाई और कुछ और मामलों के चलते जो है वो ये जो तमाम जो पार्षदों के पद हैं ये रिक्त हुए थे। और मतदान के बाद में जो है शाम 5:30 बजे मतदान संपन्न होगा। इसके बाद में ईवीएम को लॉक करके जो है वो रख दिया जाएगा सुरक्षा व्यवस्था के बीच में। और 23 तारीख को, यानी कि कल का दिन छोड़ करके परसों के दिन 23 तारीख को जो है मतगणना का दौर चलेगा। और सुबह 8 बजे से लेकर के 9 बजे से लेकर के मतगणना का जो दौर है वो मतगणना पूरी होने तक चलेगा। तब इस बात का ऐलान होगा कि आखिर जनता जो है वो किन चेहरों को अपने इलाके का पार्षद चुन रही है, कौन वो लोग होंगे जो मैदान में उतरे हुए हैं, जिन्हें पार्षदी का सेहरा जो है वो जनता पहनाएगी। लेकिन फिलहाल आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज पूरे प्रदेश के अंदर जो सभी 8 जिलों के जो 11 निकाय हैं वहां पर मतदान का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। और सभी दोनों राजनीतिक पार्टियों की बात करें, चाहे निर्दलीय उम्मीदवारों की बात करें, सभी ने अपने अपने जो है वो ताल ठोकी हुई है। और बीजेपी कांग्रेस दोनों ने इस चुनाव के लिए भी खासी मशक्कत, क्योंकि पिछले उपचुनाव में, विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी को मात खानी पड़ी थी। बीजेपी को काफी कम मत मिले थे और बीजेपी को कई जगह से बयानबाजी का शिकार भी होना पड़ा था। तो बीजेपी कांग्रेस दोनों ने ही कमर कसी और दोनों ही तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि उनकी पार्टी का जो पार्षद है वो उनकी सीटों पर जो है विजय होगा। जी ठीक है, शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। तो 5:30 तक के मतदान की प्रक्रिया जारी रहेगी। प्रदेश के 8 जिलों के 11 निकायों में उपचुनाव के लिए मतदान आज चल रहा है और सर्दी का भी असर यहाँ दिख रहा है। आज सुबह हालांकि वोटर्स पहुंच रहे हैं मतदान देने के लिए, इस मत प्रक्रिया में भाग लेने के लिए। सर्दी का भी सितम। बात सर्दी के सितम की, मरुधरा में सर्दी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। शीतलहर की चपेट में कई जिले आ गए। कई जिलों में 0 से नीचे पारा पहुंच गया। कोहरे से जनजीवन भी प्रभावित हुआ है काफी। पाला गिरने से फसलों को भी काफी नुकसान। तो इस बार सर्दी ने तोड़ दिए हैं सारे रिकॉर्ड। माइनस में पारा चल रहा है कई जगहों पर। राजस्थान में कई जिलों में 0 से नीचे पारा पहुंच गया है। कोहरे से जनजीवन प्रभावित है और आम जनजीवन पर काफ़ी असर इसका सर्दी का, मौसम का, कोहरे का नज़र आ रहा है। शीतलहर की चपेट में कई ज़िले हैं। लोग घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। गर्म पेय पदार्थों का, गर्म पदार्थों का सेवन कर रहे हैं सर्दी से बचने के लिए। और किसानों पर बड़ा असर इस कोहरे का, ठंड का। पाला गिरा जिसकी वजह से फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। मरुधरा में सर्दी का सितम।
मरुधरा में शीतलहर का प्रकोप जारी है। पाले से फसल का नुकसान ना हो इसे लेकर सरकार सतर्क है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि पिछले कुछ दिनों में राज्य के चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, करौली, भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ जिलों में पाला पड़ने की सूचना प्राप्त हुई है। फसलों को पाले से होने वाले नुकसान से हल्की सिंचाई करके बचाया जा सकता है। इस हेतु कृषि विभाग को किसानों के मध्य इसका व्यापक प्रचार प्रसार के लिए और ऊर्जा विभाग को इन जिलों में किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया। ये ट्वीट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का लिखा उन्होंने कि राज्य के चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, करौली, भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ जिलों में पाला पड़ने की सूचना मिली है, जिसकी वजह से फसलों को नुकसान होने की खबर मिली है। हल्की सिंचाई करके इन फसलों को पाले से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है, ये बताया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। उन्होंने कहा है कि कृषि विभाग को किसानों के मध्य इसका व्यापक प्रचार प्रसार के लिए और ऊर्जा विभाग को इन जिलों में किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से हमारे साथ जुड़े हैं, प्रतीक सोलंकी सिरोही से, दीपक पुरी भरतपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपको सिरोही लिए चलते हैं। दीपक पुरी जुड़े हुए हैं सिरोही से, माफ कीजिए, प्रतीक सोलंकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिरोही से। प्रतीक, पारा लगातार गिर रहा है, माइनस तक तापमान जा रहा है, लोग आम जनजीवन प्रतीक से भी जुड़ेंगे। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीकर से। संदीप, क्या कह रहा है मौसम का मिजाज, क्या कह रहा है मौसम विभाग और आम जनजीवन पर कितना असर? देखिए सुमित, आज अगर मैं बताना चाहूं तो आज हालांकि पूरी रात तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हद तक जो है वो तापमान में बढ़ोतरी हुई है। आज अगर सुबह की बात करें तो जो हमारा फतेहपुर मौसम केंद्र है वहां पर तापमान 0.8 डिग्री दर्ज किया गया है, जो कि पिछले 5 दिन से लगातार माइनस में था और -5 तक पहुंच गया था। उसमें आज हल्की सी बढ़ोतरी हुई है, तो कुछ राहत जरूर बताई जा सकती है, लेकिन अभी भी जो है वो पारा जो है जमाव बिंदु के आसपास है, इसलिए सर्दी से कोई ज्यादा असर नहीं है। कुछ जो हवाएं चल रही थी उनका जो चलना है वो कम हुआ है, इसलिए थोड़ा तापमान बढ़ा है। बाकी आज भी मौसम है वो पूरी तरह से साफ है। सुबह सुबह जैसे धूप खिल गई है तो माना जा सकता है कि अगले कुछ दिन अभी ज्यादा राहत नहीं मिलने वाली है। हाँ, हालांकि थोड़ा बहुत कुछ जो है लोगों को राहत मिली है। जी सुमित, ठीक है। भरतपुर लिए चलते हैं, दीपक जुड़े हुए हैं। क्या हाल भरतपुर में दीपक? बिल्कुल, देखिए सुमित, अगर सर्दी की बात की जाए तो लगातार 4-5 दिन से जो सर्दी है वो अपना सितम ढा रही है। लगातार जो लोग हैं उनका जीवन जो है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं और हाड़ कांपने वाली ये जो सर्दी कही जाती है वो इस समय पड़ रही है। और इससे कहीं ना कहीं जो किसान हैं उनको भी नुकसान है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है भरतपुर, तो यहाँ पर आलू की फसल भी होती है। कई क्षेत्रों में आलू की जो फसल है वो ज्यादा होती है, तो सर्दी से जो है आलू की फसल को ज्यादा नुकसान होता है। क्योंकि अब तापमान की बात की जाए तो रात का जो तापमान है वो 2 डिग्री और 1 डिग्री के न्यूनतम रहने लगा है, तो उससे कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पाला भी जमने लगा है और पाले से किसानों को जो है फसल में खराबा होने की जो चिंता है वो सता रही है। अगर बात की जाए सर्दी लगातार जो है तो अब लोग जो है सर्दी से बचने के लिए जगह जगह अलाव तापते हुए नजर आते हैं और उन्हें अलाव का सहारा अब लेना पड़ रहा है। सुबह से ही सर्दी जो है इतनी, अभी भी समय काफी हो चुका है, लेकिन सर्दी की बात की जाए तो अभी भी जो शीतलहर है वो चल रही है और शीतलहर की वजह से जो ठंड है वो गलन वाली ठंड जो है पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो लोग थे अपने घरों से निकल के काम धंधों पर जाते थे उनको अब असर पड़ा है और वो लोग अब घरों से नहीं निकल रहे हैं। लगातार जो भी लोग घरों से निकलते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं, सर्दी की पूछते हैं, तो सभी लोगों का कहना है कि इस बार की जो सर्दी है वो पहले से अधिक है, क्योंकि पहले जो सर्दी देखी जाती थी वो जनवरी माह में जो शुरुआत होती थी वो एक अधिक सर्दी होती थी, लेकिन अब जो दिसंबर माह में ही सर्दी की इतनी शुरुआत हो गई है कि अब जो गलन वाली सर्दी है वो पड़ने लगी है। लगातार शीतलहर चल रही है और मौसम विभाग के अनुसार अभी 3-4 दिन और अधिक जो है शीतलहर चलने की संभावना है वो जताई जा रही है। दिन में भी जब धूप निकलती
रहती है। जब भी देखा जाता है कि जो ठंड है उससे लोग कपकपी लगाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि शीतलहर की वजह से जो ठंड है उसका प्रकोप यहाँ भरतपुर में ज्यादा देखने को मिल रहा है। सुमित, ठीक है, श्रीगंगानगर लिए चलते हैं। अशोक हमारे साथ जुड़े हैं, सिरोही से प्रतीक भी जुड़ गए हमारे साथ, सिरोही भी लेकर चलेंगे। अशोक, श्रीगंगानगर में मौसम के मिजाज क्या कह रहे हैं, और हर वर्ग की अगर हम बात करें उस वर्ग पर क्या असर, चाहे वो स्कूली बच्चों की बात करें, छोटे बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, और ख़ास तौर पर उन लोगों की बात करें जो घर से बेघर हैं, जिनके सर पर आशियाना नहीं है, उन लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है, क्या पूरी तस्वीर श्रीगंगानगर की, और किसानों की भी बात करें अशोक। अशोक, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए, अशोक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। प्रतीक सोलंकी जुड़े हुए हैं हमारे साथ सिरोही से। प्रतीक, मौसम के मिजाज क्या कहते हैं, और कितना असर आम जनजीवन पर इस मौसम का, बचाव के लिए क्या कुछ जतन करते नजर आ रहे हैं लोग यहाँ पर? जी सुमित, बिल्कुल बताना चाहूंगा। यहाँ पर देखा जाए तो बीती रात जो है तापमान में उछाल आ गया, यानी कि रात को तापमान जो है 2 डिग्री तक पहुंच गया था, जिससे लोगों ने अब पिछले माइनस में लगातार तापमान चलने के कारण अब लोग जो है राहत के सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब ये तापमान में उछाल के कारण कल रात से लोगों ने अब राहत की सांस ली, और लोग जो है अल सुबह भी सर्दी से बचने के लिए जो है अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। जगह जगह जो है अलाव लगाते हुए चाय की थड़ियों पर लोग देखे जा रहे हैं। वहीं अगर पर्यटक स्थल माउंट आबू की बात की जाए तो मैदानी इलाके जो है वहां पर जो अभी भी है शीतलहर चल रही है, जिसके कारण जो है अल सुबह जो है बर्फ की चादर देखने को मिल रही है। पर्यटकों के लिए लगातार माउंट आबू में ये जो मौसम जो है अब सुहावना और सैलानियों के लिए एक रोमांच भरा साफ तौर से नजर आ रहा है। वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब पर जिला प्रशासन ने भी रैन बसेरे के लिए अब जायजा लेना शुरू कर दिया है, और अव्यवस्थाओं को रैन बसेरे की अव्यवस्था को सुधारने के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। सुमित जी, और पर्यटन व्यवसाय पर कितना असर इसका, क्योंकि ऐसे मौसम में तो यहाँ पर दूर दराज से पर्यटक भी आना शुरू हो जाते हैं। माउंट आबू को तो वैसे भी छोटा कश्मीर कहा जाता है। राजस्थान का माउंट आबू जो कश्मीर कहलाने वाला है, तो यहाँ पर जो है इस मौसम के बदलाव के कारण इस सर्दी में पर्यटक जो है जमकर यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ पर 50,000 एक दिन में वाहनों की एंट्री लगातार हो रही है। और अभी जो ये सीजन है सर्द मौसम का जो सीजन है, यहाँ पर पर्यटक जो है इस सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए भी यहाँ पर आ रहे हैं। और कई जो पर्यटक जो है नक्की लेक पर बोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये गुरु शिखर, ओरिया जैसे जो जमाव बिंदु के तापमान नीचे होता है, वहां पर जो पर्यटक जो है बर्फ के साथ में खेलते हुए कहीं ना कहीं पर्यटक वहां पर साफ तौर से देखे जा रहे हैं। वहीं अगर पर्यटकों की बात की जाए तो पर्यटक जो है मौसम के इस बदलाव के कारण यहाँ माउंट आबू का रुख कर रहे हैं, और देश विदेश से पर्यटकों का आना यहाँ पर जारी है। सुमित जी, ठीक है, श्रीगंगानगर लिए चलते हैं। अशोक जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अशोक, क्या हाल श्रीगंगानगर के, खासतौर पर अगर बात करें हर वर्ग पर इस मौसम का कितना असर, किसानों की बात करें, बच्चों की, बुजुर्गों की? देखिए सुमित जी, श्री गंगानगर भी इस समय शीतलहर की चपेट में। हालांकि पिछले 3 दिनों से जो श्री गंगानगर का न्यूनतम तापमान था उसमें मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो रात के समय ठंड का एहसास होता है, रात के समय जो गलन का एहसास होता है, उससे श्री गंगानगर वासी खासे परेशान होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि 4 रोज पहले जो बीती रात का जो तापमान था वो 1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, उसके बाद 3.5 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 4.3 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से उत्तरोत्तर लगातार मिनिमम टेम्परेचर में लगातार जो कमी है वो दर्ज की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जो रात के समय ठंड का एहसास होता है वो काफी श्री गंगानगर वासियों को परेशान कर रहा है। खासतौर से अल सुबह के समय लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई देते हैं, घर में हीटर का इस्तेमाल भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात और सुखद बात यह भी है सुमित जी की दोपहर के समय जो धूप खिल रही है उस धूप से श्री गंगानगर वासियों को थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। दिन के समय तेज धूप खिलने की वजह से जो दिन का टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा राइज हो जाता है, और यही एक वजह है कि श्री गंगानगर वासियों को थोड़ी राहत मिल रही है। लेकिन बावजूद इसके कृषि विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और स्थानीय किसानों को सचेत कर रहा है कि माना कि टेम्परेचर में मामूली बढ़ोतरी हुई है, लेकिन रात के समय जिस तरह से ठंड का मौसम होता है, पाला पड़ने की जो आशंका रहती है, उससे बचाव के लिए किसानों को समुचित उपाय करने की सलाह दी जा रही है। किसानों को समुचित सलाह दी जा रही है कि वो खेतों में प्रॉपर सिंचाई पानी का व्यवस्था करके रखें, साथ ही देर शाम के समय खेतों में थोड़ी धुआं करके रखें ताकि जो संभावित पाला पड़ने की जो आशंका है उसको टाला जा सके। तो
तो निश्चित तौर से मरुधरा का सरहदी जिला श्री गंगानगर इन दिनों सर्दी की चपेट में है। हालांकि रात के समय जो तापमान है वो थोड़ा सा बढ़ा है, जिससे थोड़ी राहत जरूर मिलती हुई दिखाई दे रही है, और दिन के समय जो धूप खिल रही है उससे भी कहीं न कहीं श्री गंगानगर वासियों को थोड़ी राहत मिल रही है। पिछले 2 दिनों से कोहरे की बात करें तो सुमित जी, कोहरा भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पर श्री गंगानगर वासी ठंड का तो एहसास कर ही रहे हैं, लेकिन खासतौर से इस ठंड को एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि इस समय जो टेम्परेचर है वो गुलाबी ठंड जैसा माहौल बना हुआ है। ठीक है संदीप, मैं फिर से आपके पास आ रहा हूँ। देखिए शेखावटी इलाका है, और शेखावटी इलाका एक ऐसी जगह है जहाँ पर पारा माइनस में चला जाता है। चूरू की बात करें, पिलानी की बात करें, सीकर की बात करें, क्या हालात है अभी? अगर तापमान अगर आप बता सके इन जगहों पर कितना तापमान में गिरावट दर्ज की गई है? जी जी बिल्कुल। देखिए सुमित, मैं बताना चाह रहा हूं कि आज जो है तापमान में मामूली जो कुछ बढ़ोतरी दर्ज की गई है, क्योंकि आज अगर सुबह की बात करें तो 0.8 डिग्री हमारा जो तापमान पहुंचा, तो सब जगह, क्योंकि जो इलाके में आसपास के इलाके में जब तापमान गिरता है तो वो एक साथ गिरता है, और जब आज क्योंकि कल से जो उत्तरी हवाएं चल रही थी उनमें कुछ कमी आई है, और इसी वजह से तापमान में मामूली बढ़ोतरी कहा जा सकता है। हालांकि कोई सर्दी से लोगों को बहुत ज्यादा राहत नहीं मिली है। दूसरी तरफ मैं बताना चाहूंगा सुमित की पिछले 4 दिन में जिस तरह से पारा माइनस में रहा है, उससे इलाके के जो किसान है उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि -5 डिग्री तक जब तापमान गया था उस समय खास तौर पर जो सब्जी वाली जो फसलें है वो पूरी तरह से चौपट हो चुकी हैं। तो इस वजह से किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बार बार जो कृषि विभाग है वह भी अलर्ट जारी कर रहा है, लेकिन बचाव के कोई ज्यादा ठीक। शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। अशोक, प्रतीक, दीपक, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो दिसंबर में दर्द सर्दी। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर अलवर से है। अलवर के नीमराना में आग का तांडव दिखाई दिया। डाइकन कंपनी के गोदाम में भीषण आग लग गई। 10 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। बीती रात से आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। दमकल की 12 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आग से 100 करोड़ के नुकसान की आशंका है। ये देखिए अभी अपडेट आ गया है इस खबर में। बड़ी खबर, डाइकन कंपनी के गोदाम में आग लगी। 10 घंटे बाद भी आग इतनी भयावह है, इतनी भीषण है कि 10 घंटे हो गए हैं, आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। कोशिशें तमाम की जा रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर। बीती रात से आग बुझाने की कोशिशें की जा रही है। आग किन कारणों से लगी यह भी साफ नहीं हो पाया है। दमकल की 12 गाड़ियां, अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भयावह है, कितनी भीषण आग का ये रूप, कितना विकराल है। इस बात से अंदाजा लगाइए। 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, आग बुझाने में जुटी हुई हैं। और इस आग से जो अब खबर जो आ रही है वो ये 100 करोड़ के नुकसान की आशंका बताई जा रही है। बड़ी खबर और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। आग की ऊंची उठती इन लपटों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी भीषण ये आग का विकराल रूप रहा होगा, कितनी भयावह ये आग का तांडव रहा होगा। पूरे गोदाम को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। पूरा गोदाम जलकर स्वाहा। और ये देखिए धुएं का गुबार भी कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा है। 100 करोड़ के नुकसान की आशंका। राजेंद्र अलवर से मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, क्या अपडेट है? फिलहाल आग पर क्या काबू पा लिया गया है? अगर नहीं तो कितना वक्त और? जी, आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है, और पिछले 10 घंटे से लगातार जो आग है वो लगातार सुलग रही है। और आग को बुझाने के लिए हरियाणा और राजस्थान की 1 दर्जन से अधिक जो दमकल की गाड़ियां हैं, कर्मचारी हैं, पिछले 10 घंटे से लगातार मशक्कत कर रहे हैं कि आग पर किसी तरीके से काबू पा लिया जाए। लेकिन जो आग है वो काबू में होने का नाम नहीं ले रही है। और पिछले 10 घंटे से लगातार जो दमकल हैं वो पानी लेकर के आकर के आग को बुझाने के प्रयास में जुटी हुई हैं। लेकिन अब यूं कहें कि पूरा जो गोदाम है वो जल करके स्वाहा हो गया है। और अब इसमें बुझाने के लिए केवल इसका इंतजार ही किया जा रहा है, केवल प्रयास किए जा रहे हैं। आग पर जो कोई काबू पाने के जो प्रयास हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो आग है वो स्वतः ही जब पूरी तरीके से जलकर बंद हो जाएगी, धीरे धीरे सुलगती हुई अभी भी दिखाई दे रही है। तो अभी इंतजार किया जा रहा है कि कब तक इस आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन जो बड़ी बात सामने आ रही है वो ये है, कंपनी प्रबंधन का प्रारंभिक आकलन ये है कि 44,000 से अधिक एसी जो तैयार थे वो इस गोदाम में रखे हुए थे, और 100 करोड़ से अधिक के नुकसान की आशंका जताई जा रही है।
देर रात कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया और भिवाड़ी एसपी राममूर्ति जोशी वो वहां मौके पे पहुंचे थे, जायजा लिया था। दमकल की अतिरिक्त गाड़ियां बढ़वाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो आग है उस पर काबू नहीं पाया जा सका है जी। फिलहाल प्रशासन ये जांच में भी जुटा हुआ है कि आग क्यों लगी है, किन कारणों से आग लगी है। पिछले 2012 में 8 साल पहले भी इस कंपनी में इसी तरीके से गोदाम में आग लगी थी और वहां भी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। क्या अब तक कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है? फैक्ट्री मालिक या गोदाम मालिक वहां पहुंच गए होंगे, क्या कह रहे हैं वो? आप बता रहे हैं एसी रखे हुए थे, किस चीज का गोदाम था? क्या सिर्फ इसमें एसी रखे थे या और कुछ सामान भी था इसमें? जी, इसमें जो डाइकिन कंपनी है उनके जो एसी एयर कंडीशनर जो होते हैं, कंडीशन जो वो बनते हैं। एसी तैयार एसी अभी पूरे सीजन में, गर्मी का सीजन आने वाला है, उससे पहले ही ये तैयार स्टोर करके रख दिए थे, जिससे कि आगे सप्लाई की जानी थी पूरे देश भर और विदेश में भी यहाँ से ये सप्लाई किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा स्टॉक जो कंपनी का था वो रखा हुआ था। जिस वक्त ये अग्निकांड हुआ, जिस वक्त आग लगी, कोई मौजूद था गोदाम में? जी, कंपनी के कर्मचारी गोदाम में मौजूद थे। गोदाम की सुरक्षा में और वहां पर जो लोग तैनात होते हैं उनका कहना है कि जी अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। कंपनी के जो कर्मचारी हैं, सुपरवाइजर है, रात को उनका भी कहना था कि रात को अचानक धुआं उठती दिखाई दी, उसके बाद यहाँ पर अफरा-तफरी का माहौल मच गया था। ठीक है, शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर चूरू से। चूरू के रतनगढ़ में मेगा हाईवे पर खड़े ट्रक को एक कंटेनर ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कंटेनर के केबिन में आग लग गई। आग की लपटें देखकर ट्रक चालक मौके से वाहन सहित फरार हो गया। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कंटेनर में प्लास्टिक की खाली बोतलें कार्टन्स में भरी हुई थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। प्लास्टिक की बोतलें भरी थी कंटेनर में। टक्कर के बाद इस कंटेनर में भीषण आग। कंटेनर ने खड़े हुए ट्रक में टक्कर मार दी, जिसके बाद कंटेनर के केबिन में आग लग गई। ये तस्वीरें देखिए, हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर टीवी स्क्रीन पर। प्लास्टिक की बोतलें बताया जा रहा है, प्लास्टिक की बोतलें इस कंटेनर में भरी हुई थी। इस कंटेनर ने खड़े हुए ट्रक में टक्कर मारी और कंटेनर के केबिन में इसके बाद आग लग गई। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।